परिचय के मुहताज नहीं है। मुनव्वर राणा जी की बेटी हैं और इन्होंने जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी जिस समय CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो जामिया, शाहीन बाग दिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा इसके बाद लखनऊ में नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं। मैं आज ये हमारे साथ नहीं मौजूद हैं, बल्कि मैं इनके साथ में मौजूद हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं इनके ऑफिस में मौजूद हूँ। ऑफिस में आने से पहले ही मैंने इनके कई अवार्ड को देखा, यानी कवि अवार्ड से भी नवाजा गया है, समाज सेवा से भी नवाजा गया है। लेकिन जो नवाजा गया है उस टॉपिक पे हम पहले बाद में बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने लोक समाचार में। जब NRC और CAA आया था तो उस वक्त आपका नाम बड़ी तेजी से उछलकर सामने आया। शाहीन बाग हो, जामिया हो, लखनऊ का घंटाघर हो, हर जगह आप नजर आए। तो CAA और NRC का विरोध करने का क्या ऐसा कारण बन गया? देखिए, जिस वक्त ये बिल की शक्ल में था CAA, उस वक्त से ही हम लोगों ने तमाम मीटिंग्स की थी और इस बात को सोचा था कि एक ऐसा कानून सरकार ला रही है जो फिर से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा करने का काम करेगी। जब हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी को धर्म के आधार पर ना नागरिकता दी जा सकती है, न ली जा सकती है, तो वहाँ पर ये धर्म का पेच डालना अच्छी बात नहीं थी। तो वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई और होते होते ये फिर 19 दिसंबर लखनऊ में हुई, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। हमने तो ये सोचा था कि संवैधानिक तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी तत्व आ गए और उन्होंने उस पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। और उसकी वजह से आज हमारे कितने भाई और मेरी एक बहन भी उसमें चली गई थी सदफ जेल, उसकी वजह से जाना पड़ा, तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन हमारे तमाम भाई आज भी उसमें NSA और गैंगस्टर से भूख कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त शाहीन बाग जामिया में जिस वक्त इन्होंने जुल्म सितम की इंतहा ढा दी, मेरे ख्याल से 16 दिसंबर डेट थी वो, 16 दिसंबर, तो तब से ही लोगों के दिलों में ये था कि ये गवर्नमेंट वहाँ के बच्चों को नहीं छोड़ रही है, बच्चियों को नहीं छोड़ रही है, तो कुछ ना कुछ इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठ करके तो ये मामला हल नहीं हो सकता। क्योंकि अब जो मसला था वो बाबरी मस्जिद का नहीं था, हिंदू मुसलमान का नहीं था, अब सीधे सीधे इनका जो हथौड़ा था वो पड़ रहा था संविधान के ऊपर। और संविधान, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को चोट पहुंचाना मतलब पूरे मुल्क के नक्शे को बिगाड़ के रख देने के बराबर। तो हम लोगों ने ये फिर शाहीन बाग शुरू हो गया उसी बीच दिल्ली में। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली का और यहाँ का सीन अलग था, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उस वक्त में भी वही CM थे, तो थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो रहा था। लेकिन बहरहाल जब हम किसी चीज़ के लिए वो कर लेते हैं ना, जिसको संकल्प, तो फिर हमारे अंदर एक अलग सी ताकत आने लगती है। फिर अब ये सोचा गया कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। मुल्क के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि सरहद पे ही शहीद हुआ जाए, हम यहाँ भी शहीद हो जाएंगे। हम अपने मुल्क और उसके वजूद को बचाने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए जो हमें एक हिंदुस्तानी होने का गर्व करवाती है हमको, हम प्राउड किस लिए फील करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे संविधान को फॉलो करते हैं जिसमें ऊंच नीच भेदभाव की कोई जगह नहीं है। लेकिन उसी संविधान में जब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी उसमें फेरबदल करने की कोशिश करती है, तब वहाँ पर हमारा एहतजाज शुरू होता है। तो फिर 17 जनवरी को हम लोगों ने फिर यहाँ लखनऊ में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जी, लखनऊ के प्रोटेस्ट में एक सवाल बड़ा उठ के आता है कि लखनऊ का जो घंटाघर पे प्रोटेस्ट शुरुआत किया गया, वो आपके 2 बहनों के माध्यम से शुरू किया गया। क्या ये सही है कि आपने ही शुरुआत किया था लखनऊ का प्रोटेस्ट? देखिए नहीं, सही बात यह है कि वहाँ पर लखनऊ में प्रोटेस्ट शुरू करने के लिए मीटिंग चल रही थी कहीं पर जी। तो उसी बीच हमको ये खबर मिली कि वहाँ पर 2 महिलाएं बैठ गई हैं अपने 2-3 बच्चों के लिए, और उन्होंने हाथ से ही प्ले कार्ड्स वगैरह बनाए हुए थे और वो घंटाघर पर बैठ गई। हमारा इरादा जो था वो प्रोटेस्ट शुरू करने का वो कहीं और का था, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी आपको। लेकिन जब उसी मीटिंग के दौरान हमें ये 2-3 घंटे गुजर चुके थे प्रोटेस्ट शुरू हुए हुए, वो 4 या 5 बच्चियाँ थी और 2 महिलाएं थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मुझे मेरे एक भाई हैं रिश्ते के, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि वो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। मैंने उस मीटिंग को छोड़ा और मैंने कहा कि अब जिसको भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना हो उन्हीं को करें, क्योंकि अब ये मतलब नहीं बनता कि थोड़े इधर बैठे थोड़े उधर। हम सीधे वहाँ से हमने जो है वो गाड़ी उठाई और हम उसी प्रोटेस्ट स्थल पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर मैंने लोगों को, क्योंकि मेरे तमाम जानने वाले लोग हैं, उनको फ़ोन कॉल से और कुछ स्टेटस वगैरह डाल के बुलाया, तो आ गई थी। तकरीबन पहली रात वहाँ पर थी 30 से 40 औरतें जी।
और मीडिया वाले बहुत से थे और ठंड इतनी शदीद थी कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी ठंड कभी देखी नहीं। और फिर खुले आसमान के नीचे, लेकिन वहाँ पे जो सीन बदला था वो अगले दिन बदला था जब पुलिस कंबल चोरी करके भाग रही थी। अच्छा, ये पुलिस कंबल चोरी करने का जो मामला आया है, ये हकीकत में सही है या पुलिस को बदनाम करने का एक जरिया बनाया गया है? देखिए, हकीकत तो ये है क्योंकि YouTube पे आप अगर जाएं तो सब कुछ पड़ा हुआ है, पूरा उसका प्रमाण है, पुलिस सब चोरी करते हुए। और मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के बोला कि पुलिस ने जिस वजह से हम पर मुकदमा दायर किया है उसको वो साबित कर दे। आपने डीएसपी पर भी सवाल उठाया था। जी, मैं उस पर भी आ रही हूँ। पुलिस ने क्या किया था कि जो हमारे भाई वहाँ पर इकट्ठा थे, क्योंकि वो सिर्फ महिलाओं को प्रोटेस्ट था, तो उसके अंदर किसी भी पुरुष के आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो लोगों ने बाहर से पानी, चाय और कंबल वगैरह दिए थे, क्योंकि प्रोटेस्ट में जो महिलाएं बाद में जुड़ी थी अगले दिन से, वो कोई 70 साल की भी थी, कोई 65 साल की भी थी, कोई 50 साल की भी थी और कोई 10 साल की भी बच्ची थी। तो उनके लिए ठंड का इंतजाम करना ज़रूरी था। दोबारा वो कंबल वगैरह आके तकरीबन रहे होंगे 60-70 कंबल, वो ला करके रखे गए। पुलिस ने क्या किया, जब तक मैं कंबल के पास बैठी रही, सबको बांटने के बाद जो कुछ बचे हुए थे, तब तक तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं उठ के थोड़ा सा इधर आई, ये कंबल लेके भागने लगी। तो हो सकता पुलिस के पास कंबल ना रहा, मांग लेते। उसके बाद उन कंबल को जब ये लेके भाग रही थी तो मैं इनके पीछे पीछे चिल्लाती हुई भाग रही थी कि जो भी वीडियो है देखा आपने, ट्रेंड किया था। अच्छा, वो जब पुलिस भागती है, जो महिला पीछे चल रही है, वो कौन है? वो आप हैं? जी, वो मैं हूँ, ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट में पहने हुई। जी जी जी। और वो मैं चिल्लाती हुई भाग रही थी। और उसके बाद अगले दिन हमें ये पता चलता है कि उन्होंने हमारे ऊपर, और मेरी एक बहन भी है फौजिया राना, वो बिहार से जी, तो हम दोनों बहनें और साथ में तमाम महिलाओं के, कुछ की जो थी वो अज्ञात में डाल दिया था उन्होंने, कुछ की नामजद उन्होंने मुकदमे दर्ज कर दिया। और मुकदमा दर्ज किया है इन्होंने कि धारा 144 का उल्लंघन किया। 17 जनवरी को धारा 144 थी नहीं, पहली चीज़ तो जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में धारा 144 नहीं थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा मुकदमा जो उसमें और धाराएं लगाई हैं कि महिला पुलिसकर्मी के काम करने से रोका, ड्यूटी करने से। जी। कोई वीडियो होगी, पूरे दिन पुलिस वाले वीडियोग्राफी करते थे, जैसे हमारे पास वीडियो है कि आप कंबल लेके भाग रहे थे जी। आप हमें वो साक्ष्य दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि जिसमें हम पुलिस वालों को रोक रहे हो। जी। पुलिस इतनी तादाद में महिला पुलिस थी, वो तो हमें गिरा के मार देती, हम कुछ कर थोड़ी सकते थे। जी। तीसरी चीज ये कि धारा 144 जिस दिन लागू हुई उस दिन अमित शाह जी आए। उस दिन अमित शाह जी आए, उस दिन अमित शाह जी की यहाँ पे रैली थी जी, लखनऊ। तो धारा 144 का उल्लंघन किसने किया? सुमैया राणा ने कि गृह मंत्री जी ने? जी। इसका सवाल मेरे फादर ने उठाया था। अगर आपने महिलाओं पे, मेरी बेटी, उन्होंने ये कहा मेरी बेटी, सभी माँ मेरी बेटियां जैसी, अगर वो धारा 144 का उल्लंघन कर रही थी तो अमित शाह जी क्या कर रहे थे उस वक्त? उन्होंने यहाँ पर कैसे 2, 2.5, 3 हज़ार और बल्कि 10-12 हज़ार लोगों का कैसे हुजूम इकट्ठा करवा दिया? जी। तो सबसे पहली चीज़ तो भारत के नागरिक वो भी हैं, हम भी हैं। जो कानून मुझ पर लागू होता है वही उन पर भी लागू होता है। तो फिर धारा 144 का उल्लंघन सुमैया राणा पे तो अमित शाह जी पे क्यों नहीं? जी। तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ये हो सकता है सुमैया राणा जी गृह मंत्री ना रही, वो गृह मंत्री है। बस तो यही मैं कहना चाह रही थी जी। कि पहले हम भारत के नागरिक हैं जी। और उसके बाद हम मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। जी। ये चीज़ समझना भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कैसे भी दबाकर हिंदू मुस्लिम के तवे पर रोटी सेक करके, और क्योंकि देखिए धर्म एक बड़ी संवेदनशील मामला होता है, वो किसी का भी हो, एक आस्था इंसान की बड़ी पर्सनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ये उसी नस पे छोड़। अभी आपने ये बताया कि जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का एक रोटी बनाती है और तवे पे सेक लेती है, फिर उसी की बदौलत वो सत्ता में आ जाती है। तो ये तो सिलसिला आपके परिवार से भी शुरुआत हो चुका है। आपके परिवार के नाम पर तो इस समय अगर देख लीजिए, बाबरी मस्जिद से भी बयान आ चुका है। बाबरी मस्जिद का जैसे ही मतलब रिजल्ट आया, उसके बाद से जब धन्यपुर की ज़मीन मिली तो आपके परिवार से ये आवाज़ उठ के आया कि मेरा रायबरेली में ज़मीन ले लीजिए। तो यहाँ क्या कट्टरता नहीं नज़र आ रहा आपको? देखिए, कट्टरता नहीं, ऐसा हुआ कि जो हिंदुस्तान की जो एक खूबसूरती है, जो एसेंट इस मुल्क का था, उसको ठेस पहुंची। उसमें ठेस यूँ पहुंची कि बात मंदिर के पक्ष में अगर कोई फैसला आ जाता है उससे कोई दुख नहीं है, और किसी ने दुख का इजहार किया भी नहीं। इतनी खामोशी से मुसलमानों ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया, जब कह दिया था पहले कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा हम उसको सर झुका के एक्सेप्ट करेंगे। उसी की जगह भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग ही कहते थे कि फैसला जो भी हो मंदिर वहीं बनाए, इससे भी सब आप, तो हमने जो बोला वो करके
जी लेकिन अब एक मंदिर का फैसला आने के बाद हम लोगों ने ये सोचा था कि अभी मुद्दा खत्म हो जाएगा जी और अब एक नए तरीके से अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। जी लेकिन हर थोड़े दिनों पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया शगुफा निकल कर के आया। जी जब इन्होंने मंदिर के फैसले को कर दिया था, मंदिर बन गया, वो किसी भी तरीके से बना। मैं सर्वोच्च न्यायालय पे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं टिप्पणी करूँ कुछ इस वक्त, जी लेकिन उसके बाद फिर सीए लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब आप एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ठंडा नहीं होने देते। जी रही बात मेरे पापा की, उन्होंने ये ऑफर किया था कि मुसलमान अभी इतना भी नाक़िस नहीं हो गया है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अरेंज नहीं कर सकते। जी अगर ज़मीन उस प्रेमिसेस के अंदर नहीं दे रहे हैं, उठा करके गांव धन्नीपुर कहाँ जंगल में फेंक दे रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो ज़मीन भी आप रख लो, वहाँ पे आप भगवान राम के नाम का मंदिर बना रहे हैं, उस ज़मीन को जो आपने मस्जिद के लिए दी है उस पर आप राजा दशरथ के नाम का अस्पताल बना लीजिए और उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से हिंदुस्तान अपने मुल्क को एक तोहफा समझे जिसमें सब फैज़याब होंगे। और रही बात, अब ये सवाल तो होगा ना कि फिर मस्जिद कहाँ गई? तो मस्जिद ये कहा था पापा ने कि मैं अपने गाँव में जो मेरी 5.5 एकड़ ज़मीन पड़ी है वो मैं दे रहा हूँ तोहफे में कि इसमें मस्जिद बना ली जाए, क्योंकि सब जानते हैं, अगर कोई मुस्लिम शरीयत से वाकिफ़ होगा, कि विवादित जगहों पर एक तो मस्जिद नहीं हो सकती, दूसरे सरकारी ज़मीन, क्योंकि पैसा बड़ा साफ़ सुथरा और पाक होना चाहिए। जी तो सरकार में एक्साइज का भी पैसा आता है, तमाम सूद ब्याज सब कुछ होता है, जी तो उस पैसे की ज़मीन पे मस्जिद नहीं बन सकती। तो इसलिए ये ज़मीन एक मेहनत खून पसीने की कमाई की ज़मीन थी, इसलिए ऑफर किया गया था और इसको अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि ये रणनीति इनका बेहतर नहीं है, 5 किलो चावल इसको लेकर के, इस मुद्दे को एनपीआर और एनआरसी सीए के विरोध में तो आपका प्रदर्शन पूरा भारत में देखा है, और इसके बाद अमित शाह जी के लिए 144 धारा के लिए भी आपने उनको बताया कि उस वक्त हमारे ऊपर वो कानून लागू था लेकिन गृह मंत्री के ऊपर नहीं लागू था। लेकिन अगर आपको एक पसंद करने का मौका मिल जाए पूरे भारत में, तो आप किस राजनीतिक दल को पसंद करेंगे? देखिए, राजनीतिक दल यूँ देखा जाए नेशनल लेवल पे अगर बात करें, मतलब 2 तरह की राजनीति हम लोग देखते हैं, एक स्टेट लेवल की, एक नेशनल लेवल। तो मुझे नहीं लगता कि यूपीए से बेहतर, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रही हूँ इसीलिए, पूरे संगठन का नाम ले रहे हैं जी, यूपीए सरकार में ये था कि सब पढ़े लिखे दिग्गज लोग थे और फिर भी सेकुलर माइंडेड थे, कम से कम ये माहौल नहीं था जो भी। तो अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं जाहिर सी बात है मैं यूपीए को सिलेक्ट, यूपीए को सिलेक्ट। एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से सुना दीजिए। तो तरन्नुम में ही सुना दें? तरन्नुम में ही सुना दीजिए। तेज हवा में दीप जलाना कितना मुश्किल है, तेज हवा में दीप जलाना कितना मुश्किल है, तेज हवा में दीप जलाना कितना मुश्किल है, वादा करके उसे निभाना कितना मुश्किल है, वादा करके उसे निभाना कितना मुश्किल है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल सेट किए हैं जी। और लेकिन जिस वक्त आपने ये पढ़ा था उस वक्त प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं पढ़ा था, आप प्रधानमंत्री जी के लिए पढ़ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी। तो इसका एक शेर है कि इश्क बज़ाहिर लगता है आसान बहुत, लेकिन इश्क बज़ाहिर लगता है आसान बहुत, लेकिन इश्क बज़ाहिर लगता है आसान बहुत, लेकिन सहरा सहरा खाक उड़ाना कितना मुश्किल है, सहरा सहरा खाक उड़ाना कितना मुश्किल है। और इसका शेर आखिर कि होठ है जख्मी और आँखों में अश्कों का सैलाब, होठ है जख्मी और आँखों में अश्कों का सैलाब, होठ है जख्मी और आँखों में अश्कों का सैलाब, अब ऐसे में गीत सुनाना कितना मुश्किल है, अब ऐसे में गीत सुनाना कितना मुश्किल है,
वादा करके उसे निभाना कितना मुश्किल। सुमैया राणा जी मौजूद रही, जिनके साथ में बहुत सारी बातें हुई। जो एक आरोप लग के आता था, सामने निकल कर ये आता था कि कट्टरता, मतलब इनके परिवार से कट्टर की भाषा जोड़ दी गई थी। बाबरी मस्जिद के ये जो बयान आया था कि मुनव्वर राणा जी का बयान आया था कि रायबरेली में ज़मीन दे रहा हूँ, और उस बयान को अलग अलग तरह से मोड़कर मीडिया के लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज बना डाला। लेकिन सच्चाई क्या थी वो सुमैया राणा जी ने बताया, और साथ में उन्होंने जो भी अवार्ड पाया, किस तरह से खिताब को जीता, किस तरह से लोगों की समाज के माध्यम से सेवा किया, और इतना ही नहीं, जब प्रोटेस्ट कर रही थी किस तरह से वो प्रशासन से लड़ाई की हैं, ये सब पूरी जानकारी अभी अभी सुमैया राणा जी ने दिया है। और इसके बाद आखिरी में उन्होंने अपने बेहतरीन कविता से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाया। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रकाश सिंह के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप